फोन क्यों नहीं उठा रही? कोमल भी फोन नहीं उठा रही। सब लोग सो गए या अब तक घर ही नहीं लौटे? सोनाक्षी, तुम्हारा फोन बज रहा है। हाँ। हेलो मुकुल भैया, कैसे हो? सोनाक्षी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन माँ और कोमल को क्या हुआ है? कल रात से दोनों को फोन कर रहा हूँ, कोई फोन ही नहीं उठा रहा। पर मेरी तो कल शाम को ही बात हुई है उनसे। अरे वो कोमल की शादी की तैयारियां चल रही है ना, खूब जोरों शोरों से शॉपिंग चल रही है, थक गए होंगे इसलिए नहीं उठाया होगा। पर मैं जा रही हूँ ना आज, मैं जाकर बात करवाती हूँ आपकी। ठीक है। अच्छा सुनो, लेकिन तुम याद से बात करवाना। पक्का बात करवाऊंगी मैं। क्या कह रहा था साला? क्या? मेरा मतलब है, क्या कह रहे थे हमारे साले साहब? अरे वो भैया कल से फ़ोन कर रहे हैं घर पे, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, टेंशन में आ गए। साले की एक बात तो माननी पड़ेगी, प्यार बहुत करता है तुम लोगों से। सही कहा आपने। और पता है भैया सिर्फ 1 साल बड़े हैं मुझसे, लेकिन पापा के गुजर जाने के बाद उन्होंने कोमल या मुझे कभी भी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। सारी जिम्मेदारियां खुद ही संभाल ली। लो, आपने फिर बातों में लगा लिया ना मुझे। अच्छा मैं लगा देता हूँ बातों में। अच्छा सुनो, मैं आपके साथ चलती हूँ, आगे जाकर बस ले लूँगी। लेकिन जल्दी करो, मैं लेट नहीं हो सकता, प्लीज 5 मिनट। प्लीज जल्दी 5 करना। मिनट? हाँ हाँ हाँ। मुंबई में रह रहा मुकुल राजावत चिंतित था। उसे किन्नारगंज में रह रही अपनी मां शांति और सबसे छोटी बहन कोमल की फिक्र हो रही थी। मुकुल की शादीशुदा बहन सोनाक्षी ने उसे यह कहकर तसल्ली दी कि वो तुरंत अपनी मां के घर जाकर उनसे मिलने वाली है। क्या पिछली रात कुछ हुआ था, कुछ भयानक, जो इस पूरे परिवार को एक सदमा देने वाला था। माँ, माँ, कोमल, माँ, कोमल, माँ, कोमल, माँ, कोमल, कोमल। इनकी माँ की लाश कहाँ है? वो उन्हीं के कमरे में है। शांति राजावत नाम था इनका। इनके अलावा इस घर में और कौन रहता है? बस यही दोनों रहते थे। कोमल और मेरी वाइफ सोनाक्षी का एक बड़ा भाई है मुकुल, वो मुंबई में जॉब करता है, अभी निकल चुका है, फ्लाइट में होगा। सुबह मुकुल का फ़ोन आया था, वो कह रहा था कि कल रात से यहाँ पे कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। उसे काफ़ी फिक्र हो रही थी, इसलिए उसने सोनाक्षी से कहा था घर जाके दिखाने के लिए। सर, लॉकर में कुछ भी नहीं है।
कुछ अंदाज़ा है क्या क्या चोरी हुआ? सर मुझे ठीक से तो कुछ पता नहीं, लेकिन सोनाक्षी बता रही थी कि कल ही कोमल की शादी की शॉपिंग हुई थी। मुकुल ने यही कोई 2-3 लाख रुपए भेजे थे शॉपिंग के लिए। सोनाक्षी, सोनाक्षी बेटा, ये सब कैसे हो गया? सर, दोनों बॉडीज पर गहरे घाव के निशान हैं। चाकू या किसी धारदार हथियार से वार किया गया है। योग, हो सकता है कोमल यहाँ पर कातिल का नाम लिखना चाहती है। इसका नाम शायद ही योग से शुरू होता होगा। योगी, योगराज, योगेंद्र, ऐसा कुछ भी। आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसका नाम योग से शुरू होता हो और उसका इस घर में आना जाना हो? जी नहीं सर, मैं तो नहीं जानता, लेकिन हो सकता है मेरी वाइफ सोनाक्षी जानती हो। जीजा जी, ये सब कैसे हो गया? जी दीवार पर खून से लिखा गया था योग। ऐसा लग रहा था कि मरने से पहले कोमल कातिल का नाम लिखने की कोशिश कर रही थी। पुलिस घर के सभी सदस्यों से पूछताछ कर रही थी, लेकिन जिस सदस्य ने यह भयानक मंजर सबसे पहले देखा था वो अभी तक उसी सदमे में था। सोनाक्षी जी, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आप पर क्या गुजर रही है, लेकिन असली कातिल तक पहुंचने के लिए हमारे लिए जानना जरूरी है कि यह सब क्यों हुआ। क्या आप लोगों का किसी से कोई झगड़ा था, कोई दुश्मनी? क्या लगता है आपको कौन हो सकता है जिसने आपकी माँ और बहन का जिस खून से दीवार पर योग लिखा गया है उस खून का ब्लड ग्रुप आपकी बहन कोमल के ब्लड ग्रुप से मैच होता है, तो पूरे चांसेस हैं कि जिसने भी ये किया है उसका नाम योग से शुरू होता है। क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानती हैं जिसका नाम योग से शुरू होता है, जो आपके घर में आता जाता? कोई रिश्तेदार? कोमल, कोमल कहाँ है? कल रात से ही घबराहट हो रही थी मुझे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि माँ ने मेरा फोन नहीं उठाया हो। रोज बात होती थी मेरी माँ से। कैसे हुआ ये सब सर? हम भी यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसका नाम योग से शुरू होता हो? जी नहीं सर। योग? योगेश, योगेश नाम था उसका। उसका नाम योगेश था। वो योगेश हो सकता है। योगेश। हमें तुमसे कोई काम नहीं करवाना, अभी के अभी जाओ यहाँ से। हुआ क्या है? ऐसा क्या कर दिया मैंने? पूछते हुए शर्म नहीं आती? एक तो मेरी बेटी को घूर घूर के देखते हो और ऊपर से पूछते हो किया क्या? ये आप कुछ भी बोले जा रही हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं अपना काम कर रहा था। कोई गलतफहमी हुई है आपको? माँ ये झूठ बोल रहा है। रोज मुझे घूर घूर कर देखता है और जब मैं बाथरूम में ना रही थी तो मुझे ऐसा लगा ये देख रहा था। आपको लगा आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया? कोई गलतफहमी हुई है आप? देखो, हमें तुमसे कोई काम नहीं करवाना। बिना कोई तमाशा किए हुए जाओ यहाँ से, वरना पुलिस बुलाऊंगी। योगेश इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। हाँ योगेश सर, मैं ही तो लाया था उसे यहाँ पर। तुम लाए थे उसे? जी सर, वो 6 महीने पुरानी बात है, इसलिए ध्यान से निकल गई। तब यहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा था। मुकुल भी चाहते थे कि कोमल की शादी से पहले घर एकदम नया जैसा हो जाए, तो शांति चाची ने मुझे कहा था इलेक्ट्रिशियन को लाने को। तुम कब से जानते थे उसे? जानता नहीं था,
वो नाके पर जो दिहाड़ी कारीगर खड़े रहते हैं वहीं से लाया था। सर अभी तो कोई दिख नहीं रहा है। बाकी मिस्त्री, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन सभी तरह के कारीगर यहीं जमा होते हैं और यहीं मिला था योगेश मुझे। अरे भाई साहब मुझे बिजली का काम करवाना है। अरे मैं तो मिस्त्री हूँ। हाँ वो सफ़ेद कमीज वाला लड़का खड़ा ना योगेश, वो बिजली का काम करता है। ठीक है, थैंक यू। अभी तो साहब कोई कारीगर नहीं मिलेगा। सब सुबह 7-8 बजे आते हैं, चाय बीड़ी पी के फिर काम पे चले जाते हैं। योगेश नाम के कारीगर को जानते हो? इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। हाँ सर। वो आज आया था? आज तो नहीं आया साहब, वो 2-3 दिन से नहीं आ रहा है। घर मालूम है उसका? कोई एड्रेस वगैरह? ये तो नहीं पता साहब। कोई यार दोस्त जिससे उसके बारे में पता चल सके? साहब आप कल सुबह आओ तो सारे कारीगर यहीं मिलेंगे, हो सकता है उनमें से किसी को पता हो। दीवार पर खून से लिखे गए 2 अक्षरों से शुरू हुई तलाश एक नाम तक पहुंच गई थी, योगेश। योगेश पेशे से इलेक्ट्रिशियन था और उसे कोमल पर बुरी नजर डालने की वजह से काम से निकाल दिया गया था। लेकिन योगेश अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा था। दोनों बॉडीज पे किसी तेज धार वाले हथियार से घाव हुए हैं, किसी स्ट्रगल के निशान नहीं है। अभी तक हम यही मान के चल रहे हैं कि दोनों कत्ल एक ही आदमी ने किए। लेकिन अगर ये दोनों कत्ल एक ही आदमी ने किए हैं तो जब वो एक विक्टिम पर हमला कर रहा था तो दूसरे विक्टिम ने बचने की या भागने की कोशिश तो की होगी। जैसा कि आपने बताया कि माँ की लाश बिस्तर पर पड़ी मिली, हो सकता है कि खून के वक्त वो गहरी नींद में हो और उसे पता ही ना चला हो जब उसकी बेटी पर हमला हुआ हो। क्या कोमल के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ? अभी ये बता पाना मुश्किल है, उसके लिए डिटेल्ड पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। कोमल की शादी होने वाली थी और उसके भाई ने शादी के लिए 3 लाख रुपए भेजे थे। चोरी हुई है और 2 मर्डर हुए। मुझे लगता है ये चोरी हमें गुमराह करने के लिए की गई है। जिससे कोमल की शादी होने वाली थी उसका नाम क्या है? सर अमित नाम है उसका। अमित? कहीं इसी का कोई चक्कर तो नहीं? मुकुल भैया, ये योगेश कौन था? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। आप कह रहे हैं आपने कल रात घर पे कई बार फ़ोन किया लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, जबकि कल रात ही मेरी कोमल से बात हुई थी। हाँ मैडम जी, कल कहाँ चलना है? कहाँ चलना है मतलब? कल मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। अरे चलो ना, क्यों इतना भाव खाती हो? अमित, अगर माँ को पता चल गया ना तो दोनों को डांट पड़ेगी, तुम्हें भी और मुझे भी। मैं तो परमिशन ले लेंगे, कोई चोरी थोड़ी ना कर रहा हूँ, अपनी मंगेतर के साथ जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन कल नहीं परसों मिलते हैं, ठीक है? क्योंकि कल दीदी आ रही है। ठीक है मैडम जी, परसों ही चलते हैं। अच्छा कोमल, एक ज़रूरी बात करनी थी तुमसे। क्या? वो बात ये है, आई लव यू कोमल। पता है, अब सो जाओ, ठीक है? गुड नाइट। अरे मेरी भी बात हुई थी माँ से, कह रही थी कि मुकुल ने सारी जिम्मेदारियां तो संभाल ली, अब बस अपना घर भी बसा ली। सर, कोमल की आखिरी बात अपने मंगेतर अमित से हुई थी 9:30 बजे। अमित का भी यही कहना है। एक इलेक्ट्रिशियन जिसे काम से निकाला गया हो, कोई इसे अपने घर में क्यों घुसने देगा, वो भी आधी रात को? और अगर योगेश जबरदस्ती घुसा होगा तो उसकी जबरदस्ती के निशान होने चाहिए एंट्रेंस पर। चोरी हुई है, 2 मर्डर हुए हैं बेरहमी के साथ, कोई निशान नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। ऐसी क्या कारीगरी की होगी इस कारीगर ने? साहब 2 दिन से ताला लगा हुआ है, वैसे भी रात को वो देर से आता है, सुबह जल्दी चला जाता है, ज़्यादा बात भी नहीं करता किसी से। नहीं साहब, आज भी नहीं आया, हो सकता है गांव चला गया हो। चाचा एक चाय देना। हाँ। अरे भाई विक्रम, तुमने योगेश को देखा है क्या? वो कौन जो बिजली का काम करता है? हाँ वही, देखा तुमने उसे? हाँ साहब, बस इतना पता है कि कुछ दिन पहले उसको कोई बड़ा काम मिल गया था। उस दिन हमने उसको एक मोटरसाइकिल वाले से बात करते हुए देखा था। भाई इतने में नहीं पड़ेगा, आप एक काम करो, 100 कम दे देना, वैसे ज़्यादा मैं नहीं करता हूँ। लेकिन काम जल्दी हो जाना चाहिए। काम फटाफट होएगा। चल बैठ जा साहब,
तभी आखिरी बार देखा था मैंने। सर 2 दिन तक हमने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां चेक कर ली, लेकिन कहीं पर भी फोर्स एंट्री का कोई निशान नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? मुकुल का कहना है कि उसने अपनी बहन कोमल की शादी के लिए 3 लाख रुपए दिए थे और 3 लाख रुपए चोरी हो चुके हैं। इतनी बड़ी चोरी हुई है, 2 कत्ल हुए हैं, वो भी इतनी बेरहमी से, और कोई निशान नहीं। सर इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि खूनी जबरदस्ती घर में नहीं घुसा। या तो घर का कोई दरवाजा खुला रह गया होगा, या फिर घर के किसी मेंबर ने उन्हें घर में लिया होगा। कोई जबरदस्ती नहीं घुसा। अगर ये दोनों कत्ल योगेश ने किए हैं, तो वो आदमी जिसकी कोमल पर बुरी नीयत थी, जो उसे परेशान करता था, तो उसे घर में दोबारा क्यों दाखिल होने दें? सर हो सकता है योगेश ने डुप्लीकेट चाबियां बनवाई अपने किसी कारीगर दोस्त की मदद से। या हो सकता है घर के ही किसी मेंबर ने उसे घर में दाखिल होने में मदद की। योगेश के हाथ लगने तक कोमल की फैमिली का बैकग्राउंड भी चेक करो। हो सकता है कोई फैमिली मैटर ही इस कत्ल की वजह रही। ओके सर। सतह पर जो दिखाई दे रहा था, क्या वही सच था या फिर कुछ और गहरी परतें खुलनी अभी बाकी थी? क्या घर के अंदर ही कोई मनमुटाव था? और अगर था तो ऐसा भी क्या मनमुटाव जिसकी वजह से 2 हत्याएं हो गई? सबसे बड़ा सवाल यह था कि दोनों में से एक भी विक्टिम ने अपने आप को बचाने या मदद मांगने की कोशिश क्यों नहीं की थी? साहब अमित के बारे में पता लगाया, सीधा लड़का है, कभी किसी लफड़े में नाम नहीं है उसका। और ये कोमल, इसका अमित से पहले किसी दूसरे लड़के के साथ कुछ रिश्ता या अफेयर वगैरह कुछ? नहीं साहब, उसको पहले कभी किसी दूसरे लड़के के साथ में नहीं देखा गया है, और उसके घर पर भी उसके रिश्तेदारों के अलावा किसी और का आना जाना नहीं है। योगेश का कुछ पता चला? नहीं साहब, लेकिन लड़कों को काम पे लगा दिया है। शहर के बाहर भी गया होगा ना, तो भी अपने लड़के उसे ढूंढ निकालेंगे। तुम्हारा क्या रिश्ता है कोमल की फैमिली से? मैं उनका चचेरा भाई हूँ। उनका आपस में रिश्ता कैसा? सर शांति चाची और उनके तीनों बच्चे आपस में बहुत घुल मिल के रहते थे। हरप्रीत चाचा के गुजरने के बाद मुकुल भाई ने बहुत अच्छे से घर की जिम्मेदारी को संभाला। सोनाक्षी दी की भी खूब धूमधाम से शादी की। सोनाक्षी, पवन या मुकुल, तुम्हें क्या लगता है इन तीनों में से ये कत्ल किसने किया होगा? नहीं सर, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? सोचना पड़ता है सोनू, सोचना पड़ता है। कत्ल की सुबह मुकुल अपनी बहन सोनाक्षी को फोन करके कहता है कि माँ फोन नहीं उठा रही, उसे फिक्र हो रही है, जरा जाकर देखो। और माँ और बहन की मौत की खबर मिलते ही वो 3 घंटे के अंदर अंदर खुद भी यहाँ आ जाता है। टिकट मिलने में कोई परेशानी नहीं होती। तुम्हें नहीं लगता ये सब मुकुल ने? सर ये क्या कह रहे हैं आप? मुकुल भी ऐसा क्यों करेंगे? यही तो पता लगाना है। ये कौन सा तरीका है इन्वेस्टिगेशन का सर? मेरी माँ और बहन की जान गई है और आप मुझ पर ही शक कर रहे हैं? आपको यही जानना है ना कि मेरी फ्लाइट की टिकट पहले से क्यों बुक थी? तो सुनिए, क्योंकि मैं बहुत डर गया था। पिछले 3 साल से अपनी फैमिली से दूर मुंबई में रह रहा हूं मैं, अकेले। तब से एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैंने माँ से फोन पर बात ना की हो। उस दिन जब मेरे इतने सारे कॉल्स के बाद भी माँ ने फोन नहीं उठाया तो बहुत डर गया था मैं। तो मतलब आपको पहले से अंदेशा था कि कुछ बहुत बुरा हुआ? पर जैसा हुआ है मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मुझे लगा था कि शायद माँ की तबीयत बिगड़ गई होगी, इसलिए वो मेरा फोन। आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझे फिक्र थी उनकी। आपके जीजा और बहन को भी उनकी उतनी ही फिक्र थी? क्या मतलब है आपका? आपके बहनोई का उनके साथ कैसा रिश्ता था? ये क्या कह रहे हैं सर आप? पवन मेरी बहन का पति है। 2 साल पहले उनकी शादी हुई है सर। तब से वो हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन के रह रहा है, और आप ऐसे बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हो उस पर। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ पूछ रहा हूँ। नहीं सर, मेरी गैर मौजूदगी में घर में किसी आदमी की जरूरत हो तो मैं सिर्फ पवन पर भरोसा कर सकता हूँ। 1 महीने बाद शादी होने वाली थी कोमल की। क्यों हुआ ये सब? सोनाक्षी, कौन सोच सकता था ऐसा कुछ होगा? मैं नहीं मानती। कोई किसी का इतनी बेरहमी से खून कर दे सिर्फ पैसों के लिए।
ज़रूर कोई और वजह होगी। साहब नमस्ते। बोला था ना शहर के बाहर होगा तो भी ढूंढ निकालेंगे। आपका योगेश मिल गया साहब? हाँ, यहीं सांझी गांव के पास एक कोठी है, वहीं पे काम पे लगा है। योगेश। हाँ साहब। लेके आओ। साहब मुझे क्यों पकड़ रहे हो साहब? साहब 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 मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं एक मामूली सा कारीगर हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब कौन कोमल रजावत? साहब मैं इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानता साहब। ठीक है, मैं याद दिला देता हूं। 6 महीने पहले तू एक घर में इलेक्ट्रिशियन के काम के लिए गया था। तेरा ध्यान काम पर कम उस घर की लड़की पर ज्यादा था, इसलिए उस लड़की की मां ने तुझे धक्के देकर घर से निकाला था। किनारगंज, कोठी नंबर 5 साहब, 5 याद आ गया साहब। याद आया? अब बोल, माँ बेटी को क्यों मारा? साहब ये आप क्या कह रहे हैं साहब? साहब अब याद आया मैंने क्या कहा? घर से निकाले जाने के बाद भी तुमने उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ा। तू उसे फोन करके परेशान करता रहता था। अब याद आया? साहब याद आ गया साहब। साहब साहब मैं एक दिहाड़ी मजदूर हूँ साहब, दिन भर रोजी रोटी के लिए घूमता फिरता रहता हूँ साहब। साहब मैं किसी का खून कैसे करूँगा साहब? साहब मैं मानता हूँ कि मेरा उन माँ बेटी से झगड़ा हुआ था साहब। उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम भी लगाया था कि मैं उनकी बेटी को छिप छिप के देखता हूँ, लेकिन साहब ये सच नहीं है। तब तो ये भी सच नहीं होगा कि तू उन्हें फ़ोन करके परेशान करता था। साहब मैंने फ़ोन करता था लेकिन परेशान करने के लिए नहीं, अपने पैसे मांगने के लिए। नई कहानी सुना रहा है? साहब मैंने 3 दिन वहाँ पर काम किया था, 900 रुपये बनते थे। ये रकम मेरे लिए छोटी नहीं है, लेकिन साहब उन्होंने पैसे ही नहीं दिए, उल्टा पुलिस में मेरी शिकायत कर दी। पुलिस वालों ने सर 2 दिन मुझे हवालात पे भी रखा था। साहब आप बताओ साहब, जब मैं अपने पैसे ही वसूल नहीं कर पाया तो साहब मैं कैसे किसी का खून करूँगा साहब? यस डॉक्टर। बॉडी की डिटेल पोस्टमार्टम हो चुकी है। जब हमला हुआ तो विक्टिम ने शोर क्यों नहीं मचाया पता चल गया। क्या वजह थी? शांति रजावत की बॉडी में नींद की गोलियों के ट्रेसेस मिले। नींद की गोलियां? और उनकी बेटी कोमल की बॉडी से? नहीं, कोमल की बॉडी से स्लीपिंग पिल्स के ट्रेसेस नहीं मिले। और सेक्सुअल असॉल्ट? जी नहीं, कोमल के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, कोमल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक हैरान कर देने वाली बात जरूर सामने आई है। क्या? साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब। साहब उस दिन के बाद मैंने उस घर की तरफ नज़र तक नहीं घुमाई साहब। कुछ दिन यहाँ रहेगा ना, सब उगल देगा। नींद की गोलियां? जी नहीं सर, मेरी माँ तो डायबिटिक थी, उसी की दवाइयाँ लेती थी वो। उन्हें नींद की तो कोई प्रॉब्लम कभी थी ही नहीं। नींद की गोली? लेकिन भैया अगर ऐसी बात होती तो माँ मुझे जरूर बताती। शांति जी नींद की गोलियां खाती थी, इस बात की खबर ना तो मुकुल को थी और ना ही सोनाक्षी को। सर, कोमल की बॉडी में नींद की गोलियां नहीं मिली। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी माँ के सोने के बाद उसने ही किसी के लिए दरवाजा खोला? कहीं कोमल भी इस सब में शामिल तो नहीं थी और बाद में उसके साथ धोखा हुआ? वो अपनी माँ के साथ अकेली रहती थी, उसके लिए अपनी माँ को डायबिटीज़ की बजाय नींद की गोलियां खिलाना मुश्किल नहीं था। अगर इस थ्योरी पर चले तो किलर कोमल का कोई दोस्त हो सकता है या कोई पुराना आशिक। सर कृपया हॉस्पिटल की रिकॉर्ड चेक कीजिए सर, बड़े काम की खबर मिलेगी। सर मैं तो पहले ही आपको सब कुछ बता चुका हूँ, अब और क्या जानना है? आज प्रार्थना रखी गई है चाची और कोमल के लिए और आप मुझे यहाँ ले आए। फिक्र मत करो, उनकी आत्मा को बहुत जल्द शांति मिलेगी। ये केस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तुम भी तो यही चाहते हो ना? जी सर। ओम दो शांति अंतरिक्ष शांति आपा शांति रोग दया शांति वनस्पति शांति विश्वे देवा शांति शांति रो शांति शामा शांति रे
सोनू, कोमल का सगाई से पहले किसी के साथ अफेयर था। तुम्हें ये बात पता थी? नहीं सर, मेरा मतलब मुझे नहीं पता सर। सगाई के बाद भी कोमल का ये अफेयर चलता रहा। उसने अपने इस रिलेशनशिप को बरकरार रखा। सर ये क्या कह रहे हैं आप? और जहां तक मेरा अंदाजा है, उस रात कोमल के घर में वही आदमी घुसा था। दोनों मिले और दोनों ने साथ मिलकर रात बिताई। कोमल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक हैरान कर देने वाली बात जरूर सामने आई है। क्या? उस रात कोमल किसी के साथ फिजिकली क्लोज जरूर हुई थी। सेक्सुअल एक्टिविटी के निशान है, जबरदस्ती के नहीं, अपनी मर्जी पे। पूरे घर वालों को ये बात पता थी, लेकिन हमें किसी ने नहीं बताया। सर ऐसा नहीं हो सकता सर। तुम्हें भी तो पता था, तुमने भी हमें कहाँ बताया? तो मुझे नाटक मत करो। कोमल का जिस लड़के के साथ अफेयर था वो तुम हो। उसके जिसके साथ फिजिकल रिलेशन थे वो तुम हो। उस रात कोमल के घर में जो घुसा था वो तुम हो। कोमल और उसकी माँ का जिसने कत्ल किया है वो तुम हो। कातिल तुम। नहीं सर, मैंने कुछ सच नहीं। जिसे तुम फंसाना चाहते थे ना, उसी ने तुम्हारी पोल खोल दी। योगेश ने। साहब मुझे बड़े साहब से कुछ बात करनी है। मैं उन्हें कुछ बताना चाहता हूँ। आ गई अकल ठिकाना? चल, अब सीधा सीधा बोल दे कि तू घर में दाखिल कैसे हुआ। साहब ये सच है कि मैं उसे छुप छुप के देखता था। साहब वो मुझे पसंद आने लगी थी साहब। और वो तुझे पसंद नहीं करती थी। उसने तुझे जलील किया था। अपनी इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ही तूने उसे मार डाला। नहीं साहब, मैं तो बेकार में फंस गया। मेरी मत मारी गई थी। मुझे लगा वो मेरे साथ आने को तैयार हो जाएगी। श्रीमान, आपके मन में ये उत्तम विचार क्यों आए? सब अपनी माँ के पीछे एक लड़के से रोज मिलती थी, और उस लड़के का तो उस घर में रोज का आना जाना था। कौन था वो लड़का? साहब सोनू। अरे सोनू, कैसे हो? बस मजे में। चाची नहीं है? नहीं, माँ तो बाजार गई है, आने में देर हो जाएगी। ठीक है, तो अब आया हूँ तो चाची से मिलके ही जाऊँगा। आओ। साहब 3 दिन काम किया था मैंने वहाँ पर, और तीनों दिन देखा था दोनों को एक साथ बिस्तर में। साहब सोनू मुझे वहाँ लेकर गया था, और साहब उसे ये भी पता था कि मुझे वहाँ से निकाल दिया गया था और पुलिस में दे दिया गया था। साहब उसी ने मुझे फंसाया होगा और उसी ने ये सब किया होगा। सर 1 नंबर का झूठा है वो। आप उसकी बात का यकीन कैसे कर सकते हैं? यकीन तो मुझे इस बात पर भी नहीं आ रहा कि तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। 2 महीने पहले सर्व कृपा हॉस्पिटल में एडमिट थे ना तुम? ऐसी हाथ की नस काटी थी ना? तुम कोमल से रिश्ता बनाए रखना चाहते थे, जबकि वो अमित से रिश्ता जोड़ना चाहती थी। यही बात खटक रही थी ना तुम? बहुत हो गया ऐसे छुप छुप के मिलना। अब इससे पहले तेरे घर वाले तेरी शादी को अमित से करवा दें। हमें ना बता देना चाहिए हमारे बारे में। कोई नहीं मानेगा। हम मानते हैं ना, तो फिर उनको भी मानना होगा। कोमल, ये सब सच है? मुकुल भी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। बोलना कोमल, डर मत, मैं हूं ना। वो मैं सोनू से ही शादी करना चाहती हूँ। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? हाँ, दिमाग खराब हो गया तेरा? खून का रिश्ता है तुम लोगों का। इस रिश्ते को ना समाज कबूल करेगा, ना रिश्तेदार और ना हम। चाची हमें समाज की परवाह नहीं है, बस आप लोग हमें अपना लो। सोनू, शर्म आनी चाहिए तुझे ऐसा सोचते हुए भी। तू मुझे भाई बोलता है ना, सोनाक्षी को दीदी बोलता है। अरे कोमल के साथ क्या रिश्ता है समझ नहीं आता तुझे? और कोमल
तूने जरा भी नहीं सोचा ये सब करने से पहले? हमें कस्में दिलाई गई थी कि अब हम एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। कोमल भी घर वालों की बातों में आ गई थी। वो डर गई थी। उसे लगने लगा कि कहीं उसने कोई पाप तो नहीं कर दिया। एक दिन तो उसने भी मुझे कह दिया कि अब हमें ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। उस दिन मैं टूट गया था। कोमल मेरी जिंदगी थी। मैंने सोचा उसे छोड़ने से अच्छा मैं ये दुनिया ही छोड़ दूंगा। सोनू, ये सब क्या है? तुमने क्यों किया ऐसे? तेरे बिना जी के क्या करूंगा? हाँ, इस बार नाकाम हो, कोई बात नहीं। दोबारा हाथ पे नहीं, गर्दन पे चाकू रखो। प्लीज ऐसी बातें मत करो, प्लीज। तो फिर चली आओ मेरे पास, फिर कभी ऐसी बातें नहीं करूंगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज समझने की कोशिश करो, मेरी शादी तय हो चुकी है। देखो, हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ ना, भूल थी हमारी। पाप किया है हमने। नहीं, मैं नहीं मानता हमने कोई पाप किया। हमने तो प्यार किया है। अच्छा ठीक है। अगर तुम्हारे घर वाले चाहते हैं तो कर लो समित से शादी, कर लो। बस एक वादा करो, हम मिलते रहेंगे हमेशा, जैसे पहले मिलते थे। सुनो, तुम पागल हो गए हो। ऐसा नहीं हो सकता। देखो, मैंने वैसे ही बहुत गलतियां कर ली है और नहीं करना चाहती मैं अब। और मैंने सोच लिया है कि आज के बाद मैं मेरे घर वालों को कोई धोखा नहीं दूंगी, और ना ही मेरे होने वाले पति को। तो फिर यहाँ क्यों आई? हाँ, जाओ जाके शादी कर लो उससे। लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हारी शादी के दिन ही मैं खुदकुशी करूंगा। तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? तुम देखो, प्लीज, मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, ऐसी बातें मत करो। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरा वादा करो, हम इस रिश्ते को जिंदगी भर निभाएंगे। कोमल, ये प्यार, सच्चा प्यार, और ये हमेशा रहेगा। हम मिलते रहे। रोज रात मैं उसके घर जाया करता था। हमें कोई रोकने वाला नहीं था। कौन रोकता? तुम्हारे आने से पहले ही कोमल अपनी माँ को डायबिटीज की गोली की बजाय नींद की गोली खिलाकर सुला देती, है ना? उस रात भी तुम रोज की तरह घर में दाखिल हुए। कोमल की सगाई होने के बावजूद भी तुम्हारा उसके साथ रिश्ता बरकरार था। तुम्हारी और उसकी मुलाकातें फिर भी जारी थी। सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो रहा था। फिर तुमने कोमल को क्यों मारा? मेरे को तो पेंटिंग नहीं चाहिए। एक मिनट। हेलो। हाँ मैडम जी, कल कहाँ चलना है? कहाँ चलना है मतलब? कल मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। अरे चलो ना, क्यों इतना भाव खाती हो? अमित, अगर माँ को पता चल गया ना तो हम दोनों को डांट पड़ेगी। मैं तो परमिशन ले लेंगे, मैं चोरी थोड़ी ना कर रहा हूँ। अपनी मंगेतर के साथ जा रहा हूँ। लेकिन कल नहीं, परसों मिलते हैं, ठीक है? क्योंकि कल दीदी आ रही है। ठीक है मैडम जी, परसों ही चलते हैं। गुड नाइट। परसों घूमने जाने वाली है अमित के साथ? हाँ, वो काफ़ी जिद कर रहा था, तो कितना मना करती। तुझे ये अमित अच्छा लगने लगा ना? अच्छा इंसान है तो अच्छा ही लगेगा ना। प्यार करने लगी है ना? सच सच बोलना। कुछ भी एकदम बकवास बातें सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तुम 2 मिनट रुको, मैं आई। कोमल मेरे साथ सिर्फ इसलिए थी क्योंकि उसको डर था कि अगर वो मुझे छोड़ देगी तो मैं फिर से मरने निकल पड़ूंगा। लेकिन सच तो ये था
मुझे अपने दिल से निकाल चुकी थी। वो उस अमित को चाहने लगी थी। मुझे डर बैठ गया था कि अगर अभी से ये हाल है, एक बार शादी हो गई तो कोमल भी मेरे बारे में सोचना छोड़ देगी। मैं जीऊं या मरूं, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस मैंने तय कर लिया था, अगर कोमल मेरी नहीं हुई तो मैं उसे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। एक हफ्ते से मेरे दिमाग में यही बात घूम रही थी। चाकू उसके घर में छुपा के रखा था मैंने। बस उस दिन मन बना लिया, अमित के साथ घूमने जाएगी। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। सोनू, डरा दिया तुमने मुझे। डरने की कोई बात नहीं कोमल। तुम्हारे हाथ में क्या है? कोमल, मैं तुम्हें अमित की नहीं होने दे सकता। सोनू प्लीज, देखो ये सब बातें वापस मत करो। क्यों? सच कहा नहीं जाता ना तुझसे, लेकिन मैं जानता हूँ सच क्या है। तू मेरे साथ सिर्फ इसलिए है ताकि मैं खुदकुशी ना कर लूं। दया आती है ना तेरे को मेरे ऊपर? हाँ, सॉरी कोमल। मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता था। प्यार करने वाले जान देते हैं, लेते नहीं हैं। माँ को नींद की गोलियां खिलाती थी ताकि सोनू से मिल सके। कितना बड़ा धोखा दिया तूने कोमल। उसे कम से कम एक बार हमें बताना तो चाहिए था कि सोनू उसे सुसाइड की धमकी देके ब्लैकमेल करता है। शायद हम लोग कुछ कर पाते। योगेश को रिहा कर दिया गया है। उसका इस डबल मर्डर में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। योगेश का कोमल को गलत नजर से देखना, कोमल का योगेश को जलील करना, उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट लिखवाना, सोनू इस सब का फायदा उठाना चाहता था ताकि अपने किए अपराध को वो योगेश के सर पर मढ़ सके। सोनू पर आईपीसी की धारा 302 के तहत कोमल और उसकी मां की हत्या के लिए चार्जेस लगाए गए हैं। वो फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। सोनू और कोमल जानते थे कि उनका यह रिश्ता उनके परिवारों को मंजूर नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन दोनों ने अपने आप को रोका नहीं। कोमल आखिरकार अपने परिवार के लिए इस रिश्ते को खत्म करने को तैयार हो गई थी, लेकिन तब तक सोनू के लिए यह प्यार उसका ऑब्सेशन बन चुका था। कोमल सोनू की जिद और जुनून के आगे अपने आप को लाचार महसूस करने लगी थी, लेकिन कोमल जिस दो धारी तलवार पर चल रही थी उसका अंत सिर्फ तबाही हो सकता था, और वही हुआ। ना सिर्फ कोमल को बल्कि बेकसूर और अपनी बेटी की हरकतों से अनजान उसकी मां को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। ऑब्सेशन और धोखे की तलवार पर टिके इस तरह के रिलेशंस इंसान को सिर्फ बर्बादी की ओर धकेलते हैं, और शायद ऐसे रिश्तों के भंवर में फंसे हुए लोग भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आज नहीं तो कल ये रिश्ता खत्म होने ही वाला है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। रात के सन्नाटे में किसी ने एक नाले में कचरे जैसा कुछ फेंका था, लेकिन क्या उस प्लास्टिक बैग में सच में कचरा ही था या फिर किसी की जिंदगी बंद थी?
साहब मैंने ही आपको फ़ोन किया था साहब। कहाँ है साहब वो प्लास्टिक के बैग में साहब। हटिए आप लोग, साइड हो जाइए। ये तो बहुत छोटा बच्चा है सर, मुश्किल से 6-7 दिनों का होगा। लड़की है सर। एक नवजात बच्ची को मारकर गंदे नाले में फेंक दिया गया। उस बच्ची की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो लड़की थी। कोई था जो बेटी नहीं चाहता था। अब पता यह लगाना था कि वो कौन था जिसने इतनी बेरहमी से एक बच्ची की जान ली थी। इस बच्ची का पहले गला दबाया गया, फिर इसे नाले में फेंका गया। इसे मारने में बिल्कुल मुश्किल नहीं हुई होगी क्योंकि एकदम नवजात बच्ची थी। इसे मारे हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। सोच समझ कर मारा है इसे, क्योंकि ये बच्ची जब हमें मिली थी तो उसके बदन पे ना कोई कपड़ा था ना कोई निशानी थी। सर जिस प्लास्टिक बैग में हमें बच्ची मिली थी, हो सकता है उस बैग से हमें कोई सुराग मिल जाए। एक मिनट, इसके अंदर कुछ है। ये तो कोई बिल लगता है सर। मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आना। MG सर, हो सकता है किसी मेडिकल स्टोर का बिल हो, क्योंकि बच्ची का जन्म अभी अभी हुआ था, तो हो सकता है उसके लिए कुछ दवाइयां मंगाई गई हों। TRNE 4 शब्दों से बना नाम है ये। अभी बच्ची की लाश बोरीवली के पास वाले नाले में मिली थी। शायद आसपास के मेडिकल स्टोर में इसके बारे में कुछ पता चल सकता है। या आसपास ऐसे नाम की कोई मेडिकल शॉप है? पता नहीं सर। सिर्फ 4 अक्षर समझ में आ रहे। TRNE क्या हो सकता है ये? पता नहीं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। TRNE साहब ये जो TRNE है ना, ये स्ट्रॉन्ग लाइफ हो सकता है। स्ट्रॉन्ग लाइफ मेडिकल स्टोर? हाँ साहब, जो सेवाकृति हॉस्पिटल के पास है। 99% ये वही का है साहब। जी सर, ये हमारी दुकान का बिल है। ये देखिए। आप बता सकते हैं बिल किसके नाम पर है? बच्चे की दवाई का बिल है ना सर? जी, हमें एक बच्ची की लाश मिली है, ज्यादा दिन नहीं हुए। ये देखिए सर, ये वाला। ये दोनों मैच करें सर। पेशेंट का नाम रश्मि लिखा है। क्या बता सकते हैं किस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया ये? सर डॉक्टर का नाम है डॉक्टर मेघना दातार, वो गायनेकोलॉजिस्ट है। मुझे इस बिल की कॉपी चाहिए। चलिए। थैंक यू। जी, रश्मि मेरी पेशेंट थी। अभी 6 दिन पहले ही उसने एक लड़की को जन्म दिया था। ये प्रिस्क्रिप्शन मैंने उसकी बेटी के लिए लिख कर दिया था, पर हुआ क्या है? हमें एक बच्ची की लाश मिली है, उसके साथ ही ये प्रिस्क्रिप्शन मिला था। ये है उसकी तस्वीर। ओह माय गॉड, रश्मि उसकी माँ और बहन के साथ बच्ची को लेकर कल सुबह ही चली गई थी। आप इसे दवाई टाइम पे दे दीजिएगा। जच्चा और बच्चा बिल्कुल ठीक है। डोंट वरी। ये रही रश्मि की फाइल। रश्मि मनोज सिंह, बिहार चौक, किरगेवाड़ी। कितनी प्यारी और हेल्दी बच्ची थी वो। कोई उस मासूम को मारकर
नाले में कैसे फेंक सकता है? जिस हालत में वो बच्ची मिली थी उसके बारे में कुछ भी पता कर पाना मुश्किल था, लेकिन अब पुलिस ने पता लगा लिया था कि उस बच्ची का जन्म कहां हुआ था, उसकी मां कौन थी और उनके पास घर का एड्रेस भी था। किसी रश्मि मनोज सिंह नाम की औरत को जानते हो? रश्मि मनोज सिंह? हाँ। नहीं सब नहीं सुना। सर हमने ऑलमोस्ट सभी दुकानों में पता कर लिया है, लेकिन इस औरत के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। सर मुझे 4 औरतों के बारे में पता चला है जिन्होंने पिछले 10 दिनों में बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन उनमें से किसी का भी नाम रश्मि मनोज सिंह नहीं है। लगता है इस औरत ने हॉस्पिटल में अपना झूठा एड्रेस दिया है। ये भी तो हो सकता है कि उसने नकली नाम बताया हो। ये भी हो सकता है कि उन्होंने बच्चे का लिंग परीक्षण किया हो और उन्हें पहले से ही पता था कि लड़की होने वाली, और वो लोग लड़की नहीं चाहते थे, इसलिए तो हॉस्पिटल में अपना नाम और पता गलत दिया था। हाँ सर, ये हो सकता है। अगर उन लोगों ने बच्ची के होने के बाद उसे मारने का मन बनाया होता तो हॉस्पिटल में गलत नाम नहीं लिखवाते। अगर इस बात को हम लोग मानते हैं तो कुछ पॉसिबिलिटीज बनती है, या तो नाम सही है और एड्रेस गलत है, या तो एड्रेस सही है और नाम गलत, या फिर नाम और एड्रेस दोनों गलत है। गडनेस, उस एरिया की जितनी भी खबरी है सबसे बात कर लो। वो औरत अगर उसी एरिया की है तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ढूंढ निकालो। एक बात और है सर, नाले तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई रिक्शा या टैक्सी तो जरूर ली होगी। सर मैं उस एरिया के सभी रिक्शा ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवरों से ही बात करता हूं, ठीक है? साहब खोली नंबर 256, 5वीं गली के पीछे। बोले तो एक फैमिली है उधर। नाम वही है? नहीं साहब, उस औरत का नाम रेवती कराड़े, लेकिन साहब कुछ तो झोल लग रहा है मुझको। मैंने उनके पड़ोसियों से पूछा तो वो लोग बता रहे थे कि काफी महीने पहले वो लड़की पेट से लग रही थी। नहीं अभी एकदम ठीक है साहब। और कुछ? और कुछ नहीं। हाँ, उस रेवती की माँ और बहन भी वही उम्र की है जो आप बता रहे थे। ठीक है। हम लोग जनगणना विभाग से आए। आपके घर में कौन कौन रहता है उसकी जानकारी चाहिए। आपका नाम? जी नंदा कराड़े। उम्र? 52 साल। घर में और कौन कौन रहता है? जी वो मेरी बड़ी बेटी रेवती कराड़े, और ये मेरी छोटी बेटी प्रणीता कराड़े। घर में कोई छोटा बच्चा भी है क्या? नहीं सर, बच्चा नहीं है। आपके पति का नाम? दामोदर कराड़े। वो कहाँ है? वो अपने गांव गए हैं। कितने सालों से आप यहाँ रहती हैं? काफ़ी समय से रह रहे साहब। जैसे कि वो रेवती गोद में थी तभी हम यहाँ आए थे। तब तो रेशन कार्ड भी होगा आप लोगों के पास? हाँ आए ना सर। अच्छा वहाँ पे काम हो गया है?
हाँ। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, बस हम लोग आ रहे हैं। थोड़ा अपना ध्यान रखा करो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक मिनट। क्या रश्मि मनोज सिंह यही है जिसने उस बच्ची को जन्म दिया था? यस। और ये उसकी माँ और बहन है। आप इसे दवाई टाइम पे दे दीजिएगा। जच्चा और बच्चा बिल्कुल ठीक है। यस। सबके नाम इधर रेशन कार्ड में है ना आपके? हाँ सर। सर, दूसरी चौल के घरों की जनगणना हो गई है। मुझे अभी अभी मैसेज आया है कि हमें बिल्कुल सही जानकारी मिली है। वैसे नंदा जी, आप श्योर है ना कि इस घर में कोई छोटा बच्चा नहीं? क्या बात कर रहे हैं साहब? अगर बच्चा होता तो मैं आपसे झूठ क्यों बोलती? वही तो हम जानना चाहते हैं। कौन है आप लोग? आपकी बेटी रेवती ने 6 दिन पहले एक बच्ची को जन्म दिया था। क्या बकवास कर रहे? बकवास नहीं, पक्की जानकारी है हमारे पास। जी, लेकिन 6 दिन के बच्चे के बारे में जनगणना में कैसे आ सकता है? बच्ची कहाँ है? कौन है आप? मैंने पूछा बच्ची कहाँ है। कौन है आप लोग? निकल जाइए, निकल जाए घर से। पुलिस वाले हैं हम। जी, वो मालिश वाली के घर। इतना तो हम भी जानते हैं कि 6 दिन की बच्ची को मालिश के लिए कोई घर के बाहर नहीं भेजता। तो अब मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आप लोगों में से किसने उस मासूम की जान ली थी? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? हमारी बच्ची को किसने मारा साहब, बताइए। ये सब कैसे हुआ साहब? नाटक बंद करो। नहीं साहब, नाटक नहीं साहब, मेरी बात पर भरोसा कीजिए साहब। हमारी बच्ची को किसने अगवा किया था और धमकी भी दी थी, अगर पुलिस को बताएंगे तो मार डालेगा उसे। ये सब कैसे हुआ साहब? हे भगवान, हमारी बच्ची। तूने तो बोला था कि तू मेरी बच्ची को अनाथ आश्रम में डालेगी। मेरी बच्ची को किसने मार डाला? अब मुंह खोल दो और सब कुछ सच सच बता दो। झूठ बोलने के पहले ये सोच लेना कि तुम कहां खड़ी हो। रेवती, अब आंसू बहा रही हो? तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारी बच्ची के साथ क्या होने वाला है? तुम लोगों ने उस लड़की से छुटकारा पाने का पहले से ही मन बना लिया था, इसलिए तो हॉस्पिटल में झूठा नाम और एड्रेस दिया था। क्यों? किस लिए? वो एक लड़की थी इसलिए? कहाँ है तुम्हारा पति, उस बच्ची का बाप? बाप जिसकी वजह से हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसका नाम है किशन गोसाई। किशन गोसाई मेरे पति दामोदर कराड़े के साथ राशन की दुकान पर काम करता था। हमारे पड़ोस में रहता था, बातचीत में बहुत अच्छा था और अक्सर रेवती के पापा के साथ हमारे घर आया करता था। भगवान ही जाने वो कब रेवती को अच्छा लगने लगा। बाबा तो घर पे नहीं है, आई भी काम से बाहर गई है और प्रणीता भी घर पे नहीं है। मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ, अंदर आओ ना।
अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है। रेवती, हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या? देखो, मेरे दिल में जो था वो मैंने तुम्हें बता दिया। तुम्हारे दिल में वैसा कुछ नहीं है तो ठीक है, मैं चलता हूँ। बाबा, खाना। आ गई तो? अच्छा बाबा, मैं चलती हूँ। हाँ, संभाल के जाना। दामोदर काका, क्या हुआ? मैं अभी आता हूँ। अरे यार, बहुत सारा काम है। 2 मिनट में आता हूँ ना। जल्दी आना। हाँ। तुम पूरे हफ्ते घर क्यों नहीं आए? मुझे लगा तुम गुस्सा हो मुझ पे, थोड़ा सा डर गया था मैं। तो एक मिनट। अगर इसमें कुछ भी गलत निकला ना तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ लूंगी। आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। आपकी बेटी रेवती मां बनने वाली है। क्या तुम इससे शादी करोगे? इसके पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है। अरे तो इससे क्या पूछ रही है? इसने ये गंदा काम किया है तो इसको संभालने की जिम्मेदारी भी तो इसी की है ना। काका, मैं रेवती से प्यार करता हूँ काका, उसे धोखा नहीं दे सकता, लेकिन शादी के लिए मुझे अपनी माँ से बात करनी होगी। तो जल्दी जाकर बात करना बेटा, हमारे पास उतना वक्त नहीं है। वो हमेशा फोन करके यही कहता था कि उसकी माँ मान गई है और वो जल्द से जल्द आकर मेरी रेवती से शादी करेगा। यही कहते कहते 3 महीने बीत गए साहब। देख लेना, वो वापस नहीं आएगा। अब तक तो किसी को पता नहीं चला। आखिर कब तक छुपाएंगे इसका ये पेट? लोग थूकेंगे हमारे मुंह पर। देखिए,
अब इस वक्त अबॉर्शन करना ठीक नहीं है। 4 महीने हो चुके हैं और ऐसे में अगर हम अबॉर्शन करते हैं तो इसकी जान को खतरा भी हो सकता है। मुझे लगा तुम गुस्सा हो मुझ पे, थोड़ा सा डर गया था। मैं रेवती से प्यार करता हूँ काका, उसे धोखा नहीं दे सकता। मेरे पति घर छोड़कर चले गए। वो लोगों के ताने गालियां सुनना नहीं चाहते थे साहब। और किशन का तो कहीं पता नहीं था साहब। मैंने रेवती को घर में बंद करके रखा था साहब, ताकि लोगों की नजर उस पर ना पड़े और किसी को पता न चले कि ये पेट से है। लेकिन साहब कुछ तो करना था ना, क्योंकि बच्चा होने के बाद सबको पता चल जाता। आई, दीदी के बच्चा होने के बाद हम लोग उसे क्या कहेंगे? आई, मुझे ये बच्चा चाहिए आई। और तू लोगों से क्या कहेगी? इस बच्चे का बाप तुझे कुंवारी मां बनाकर भाग गया? आई, मैंने किशन से सच्चा प्यार किया था। मैं क्या जानती थी कि वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। तुझे इतना तो समझना चाहिए था कि शादी से पहले किसी से संबंध नहीं बनाते। अरे लोग तुझ पर थूकेंगे, गालियां देंगे, दुनिया चाहे चांद पर चली जाए। मगर जब ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो सबसे पहले औरतों पर ही उंगली उठती है। हम इसे किसी दूर के अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। वहां पर हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे कि ये कौन है, इसका असली नाम भी नहीं बताएंगे। चौबीस घंटे में डिलीवरी होनी चाहिए। लेबर पेन भी जल्दी से ही शुरू हो जाएंगे। तो तुमने बच्ची को मारने का मन पहले से ही बना लिया था? नहीं साहब, जब बच्चे होने वाली थी ठीक उसके पहले किशन ने फोन किया था। किशन का फोन है, किशन का। हेलो। हाँ, मैं किशन बोल रहा हूँ। मैं जानती हूँ बेटा। बेटा तुम कब आ रहे हो? कहाँ हो तुम? रेवती अस्पताल में। उसे बच्चा हो गया? नहीं, मगर किसी भी वक्त हो सकता है। देख किशन, भगवान के लिए वापस आ जाओ बेटा। मेरी रेवती से शादी करके अपने बच्चों को अपना नाम दे दे बेटा। देख, मैंने एक तरीका ढूंढ लिया है। क्या? मैं उस बच्चे को अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ आती हूँ और तुम दोनों शादी के बाद उसे गोद ले लेना। किशन, तुम सच में वापस आ रहे हो ना? या हमें बहलाकर धोखा तो नहीं दे रहे हो ना? मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। आई, किसका फोन है? आई, किशन का?
क्या कहा उसने? वो आ रहा है ना? बच्ची सिर्फ 6 दिन की थी। जब तुम उसका गला दबा रही होगी, उस मासूम ने तो शोर भी नहीं मचाया होगा और किसी को यह भी नहीं पता चला होगा कि तुमने कितना घटिया काम किया है। जब किशन ने तुमसे कहा था कि वो रेवती से शादी करेगा, फिर तुमने बच्ची को क्यों मारा? क्या तुम्हें पता था कि तुम्हारी आई तुम्हारी बच्ची को मारने के लिए लेकर जा रही है? नहीं आई। आई मेरी बेटी को ये कह के लेके गई थी कि वो मेरी बच्ची को अनाथ आश्रम में डाल देगी। मुझे क्या पता था कि वो मेरी बच्ची को मार डालेगी। झूठ बोल रहे साहब, झूठ मत बोल। हमने जाने से पहले तुझे सब पता था कि हम तेरे बेटे के साथ क्या करने वाले हैं। साहब मुझे सच में कुछ नहीं पता था। तुमने एक मासूम की जान ली जो तुम्हारी नवासी थी। पर रेवती, तुम कैसी माँ हो? तुम अपनी ही बच्ची को मार डाला, इसलिए एक ऐसे आदमी के लिए जिसने तुम्हें धोखा दिया, माँ बनाकर भाग गया वो, और जिसने बेटी होने के नाम पर यह साफ साफ कह दिया कि बच्ची के साथ वो तुम्हें नहीं अपनाएगा। ऐसा आदमी बाप तो क्या इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। साहब मुझे सच में कुछ नहीं पता था। मैं तो सारी जिंदगी बिना शादी के अपनी बच्ची के साथ रह लेती। नहीं साहब, इसको सब पता था साहब, झूठ बोल रही है साहब। इसके भलाई के लिए मैंने इसके बेटे को मार डाला साहब। तुम लोगों को उस बच्ची से इतनी ही प्रॉब्लम थी तो किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आते, कोई उसे गोद लेता, उसे माँ बाप मिलते, कम से कम उस मासूम की जान तो नहीं जाती। रेवती की मां नंदा और बहन प्रणीता को बच्ची की हत्या के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 के तहत गिरफ्तार किया गया है। कॉमन इंटेंशन के लिए उन पर धारा 34 भी लगाई गई है। हॉस्पिटल में गलत नाम लिखवाने के जुर्म में रेवती को आईपीसी की धारा 420 के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस किशन को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वो बच्ची उनके लिए बोझ से ज्यादा कुछ भी नहीं थी, तभी तो उन्होंने उसे मारकर नाले में फेंक दिया। उन्हें लगा कि इस तरह उन्हें बच्ची से छुटकारा मिल जाएगा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। उनकी जिंदगी फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी। और शायद ऐसा ही होता अगर उनकी घिनौनी हरकत लोगों की नजरों में नहीं आती। क्या उस मासूम बच्ची को मारते वक्त उनकी इंसानियत जरा भी नहीं कांपी? ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि आज के जमाने में भी बेटे की चाहत में लड़कियों की हत्या या तो मां की कोख में ही कर दी जाती है, या फिर उनके पैदा हो जाने के बाद उनसे छुटकारा पाने के लिए लोग वहशत की हदें पार कर जाते हैं। हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सख्त कानून है, लेकिन फिर भी हम इस गुनाह के ऊपर रोक नहीं लगा पाए हैं। अक्सर इस गुनाह में साथ देने के लिए परिवार के अंदर के लोग ही खड़े हो जाते हैं। किसी मासूम बच्ची की सांसें छीनने से पहले वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें सांसें कहां से मिली। वो ये भूल जाते हैं कि वो भी किसी औरत की कोख में थे, उन्हें भी एक औरत ने ही जन्म दिया था। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर अपने समाज में बरसों से पनपने वाली इन कुरीतियों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अगर हम बेटी को लक्ष्मी मानते हैं तो फिर उसके आने पर मायूसी क्यों? अब वक्त आ गया है कि हर बच्ची के जन्म पर भी लोग उतनी ही खुशियां मनाएं जितनी कि बेटे के जन्म पर मनाते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम भ्रूण हत्या के कानून को इतना मजबूत कर दें कि कोई गलती से भी ये क्राइम करने की हिम्मत ना करे। अब वक्त आ गया है कि हम कन्या भ्रूण हत्या को सिर्फ एक अपराध की तरह ना देखें, बल्कि सबसे बड़े अपराध की तरह देखें, क्योंकि औरतों के खिलाफ होने वाले अपराधों की नींव इसी अपराध से पड़ती है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम
सतर्क रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।